नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं हरीश राणावत आप लोगों का भारत में कृषि भू उपयोग हम लोग परिवर्तन देखेंगे। भाग तीसरा रहेगा हम लोगों का, जो हम लोगों का लेसन था भारत में कृषि भू उपयोग, तथा मुख्य तौर पर हम लोग इस लेसन के अंतर्गत कृषि के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भू उपयोग परिवर्तन। भाग 3 के अंतर्गत आगे हम जारी रखेंगे लेसन को। इसी के अंतर्गत हम ये बात करते हैं कि भारत में कृषि भू उपयोग परिवर्तन और भारत में कृषि भूमि के बारे में वह उस व्यक्ति की योग्यता सबसे ज़्यादा हो सकती है या सबसे ज़्यादा महत्व। यदि कृषि भूमि का किसी के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व रहता है तो वो सामान्य तौर पर किसान माना जा सकता है। किसान माना जा सकता है जिसके जीवन में कृषि भूमि का महत्व सबसे ज़्यादा होता है। प्राचीन या प्रारंभिक स्थिति में देखा जाए तो प्रारंभिक समय के अंतर्गत सबसे ज़्यादा कृषि भूमि का उपयोग कृषि के रूप में होता था, लेकिन आज वही द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियों के अंतर्गत होने लगा है। द्वितीयक व तृतीयक आर्थिक क्रियाओं की अपेक्षा कृषि पूर्ण रूप से भूमि पर आधारित मानी जा सकती है। अन्य शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं कि कृषि उत्पादन में भूमि का योगदान अन्य सेक्टरों में इसके योगदान से अधिक माना जा सकता है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनता प्रत्यक्ष रूप से वहाँ की गरीबी से संबंधित मानी जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में यदि किसी के पास कृषि भूमि है तो उनको अमीर बताया जाता है, जिनके पास जमीन नहीं है, कृषि भूमि नहीं है, उनको गरीब बताया जा सकता है। अर्थात किसान से कृषि भूमि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित मानी जाती है। भूमि की गुणवत्ता कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती है। भूमि की गुणवत्ता कृषि की उत्पादकता या कृषि के उत्पादन को प्रभावित करती है। यदि उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ मिट्टी है तो अधिक उत्पादन होगा, उपजाऊ मिट्टी नहीं है तो कम उत्पादन होगा। कृषि के क्षेत्रों में भूस्वामित्व का आर्थिक मूल्य के अतिरिक्त सामाजिक मूल्यों में भी तथा प्राकृतिक आपदाओं या निजी विपत्ति में एक साथ सुरक्षा की भांति वह समाज में इसकी प्रतिष्ठा को भी बढ़ा सकता है। जिस व्यक्ति के पास कृषि भूमि ज़्यादा होगी उस व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा ज़्यादा होगी। जिसके पास भूमि नहीं है उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा कम होगी। हम लोग कृषि भूमि के भू उपयोग का जो परिवर्तन है उसके अंतर्गत हम लोग ये देख रहे हैं कि भारत में कृषि जो भू उपयोग है उसको मूल रूप से हम लोग 4 वर्गों में बांट सकते हैं। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी मैं आप लोगों को एक सारणी के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। भारत में कृषि भू उपयोग अर्थात भारत के अंतर्गत जो कृषि भू उपयोग है, कृषि भू उपयोग को हम लोग 4 वर्गों में बांट सकते हैं। जैसे कृषि योग्य बंजर भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि। यदि हम कृषि योग्य बंजर भूमि की बात करें तो कृषि योग्य जो बंजर भूमि मानी जा सकती है, यदि ये 50 और 51 के आंकड़ों के आधार पर देखी जाए तो 8% थी। 14-15 में ये 4% रह गई। 50-51 में ये जो रिपोर्टिंग प्रस्तुत की गई है इसका योगदान घटाया था। और पुरातन प्रतिभूमि 50 और 51 के अंतर्गत पुरातन प्रतिभूमि आगे हम लोग यदि देखें तो वर्तमान प्रतिभूमि आगे नंबर 4 दे सकते हैं। निवल बोया गया क्षेत्र, बोया गया
क्षेत्र, निवल बोया गया क्षेत्र। यदि हम 3 क्षेत्रों के अंतर्गत 50 और 51 में बात करें तो कृषि योग्य जो बंजर भूमि है 50 और 51 में, वो 50, 1950 और 1951, इसके अंतर्गत यदि देखा जाए तो कृषि योग्य जो भूमि हुआ करती थी वो 8% थी, लेकिन पुरातन प्रतिभूमि 6.1% थी और वर्तमान प्रतिभूमि 3.7% थी और निवल बोया गया क्षेत्र जो था वो 41.7% माना जा सकता है। यदि यही रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है 2014 और 15 में देखा जाए, 2014 और 15 के अंतर्गत यदि यही क्षेत्र देखा जाए तो कृषि योग्य जो बंजर भूमि है ये 4% से बदल 8 से लेकर 4% रहेगी। फिर हम आगे बात करते हैं पुरातन प्रतिभूमि, तो ये 3.6% हो गई। और आगे और भी बात करते हैं वर्तमान प्रतिभूमि, तो 4.9 हो गई। और यदि निवल बोया गया क्षेत्र देखें तो 45.5 हो गया, 45.5। अर्थात यूं कहते हैं हम लोग कि भारत में कृषि भू उपयोग जो परिवर्तन है वो कृषि योग्य बंजर भूमि 50 और 51 में 8%, पुरातन प्रतिभूमि 6.1, वर्तमान प्रतिभूमि 3.7 या निवल बोया गया क्षेत्र 41.7। लेकिन यदि हम बात करें 2014 और 15 के अंतर्गत ये आंकड़े क्या है, तो कृषि योग्य बंजर जो भूमि है 4%, पुरातन प्रतिभूमि 3.6, वर्तमान प्रतिभूमि 4.9 और निवल बोया गया क्षेत्र 45.5 माना जा सकता है। ये इसका रेशियो है। आगे जो हम लोग देखेंगे कि कृषि गहनता, एक सूत्र या एक चीज पूछी जाती सकती है आप लोगों से कि कृषि गहनता से क्या तात्पर्य है। ये कि सकल बोया गया क्षेत्र में निवल बोया गया क्षेत्र का भाग देके इंटू 100 से गुणा कर दिया जाए तो कृषि गहनता का आधार या सूत्र निकाला जा सकता है। जैसे कृषि गहनता, अब कृषि गहनता कहते किसे हैं? कृषि गहनता से तात्पर्य हम लोग यूं देख सकते हैं कि सकल बोया गया क्षेत्र, सकल बोया गया क्षेत्र, सकल बोया गया क्षेत्र और सकल बोया गया क्षेत्र के में यदि हम निवल बोए गए क्षेत्र का भाग देखें 100 से गुणा कर दें तो यह मूल रूप से कृषि गहनता प्राप्त की जा सकती है। अब हम लोग भारत में प्रमुख फसल ऋतुओं के बारे में देखेंगे। यहाँ तक आप लोग देखिए। अब हम लोग भारत में फसल ऋतुएं देखेंगे कि सस्य ऋतुओं के आधार पर या ऋतुओं के आधार पर भारत में फसलों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो भारत में फसल ऋतुओं को मूल रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, जायद की फसलें, पहले खरीफ की फसलों की हम लोग बात करते हैं तो खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती है, और सितंबर अक्टूबर के अंतर्गत काटी जाती है। यहाँ रबी की फसलें ये शीत ऋतु के अंतर्गत तैयार होती है तो सितंबर अक्टूबर में ये बोई जाती है और मार्च अप्रैल में ये काटी जाती है। आगे देखेंगे जायद की फसलें, ये मई जून में ही काटी जाती है, अल्पकालिक फसलें मानी जाती है। अल्पकालिक फसलें मानी जाती है, मई जून में बोई जाती है और उसी समय कटाई की जाती है। यदि हम लोग खरीफ की फसलों की बात करें तो खरीफ की फसलों के अंतर्गत मुख्य तौर पर चावल, कपास, ज्वार, बाजरा, चावल, कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, आगे देखेंगे अरहर, इसे तूर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तूर।
तूर। फिर आगे देख लेंगे कि रबी की फसलें, रबी की अरहर, तूर, तिल्ली, तिल्ली, मूंगफली इत्यादि जो फसलें हैं ये खरीफ की फसलें मानी जा सकती है। बात करते हैं हम लोग यहाँ रबी की फसलों की, तो गेहूं, गेहूं, धनिया, मेथी, सरसों, सरसों, लहसुन, लहसुन। आगे हम बात करते हैं जौ, चना, राई इत्यादि जो फसलें हैं ये शीत ऋतु के अंतर्गत रबी के मौसम में बोई जा सकती है। और जितनी भी सब्जियां हैं, सब्जियां और हरी चारा फसलें वो सब जायद की फसलों के अंतर्गत की जाती है। यूँ कहते हैं कि खरीफ की फसलों को मूल रूप से यदि अलग अलग क्षेत्रों में देखा जाए तो अलग अलग टाइमिंग पे भी बोई जा सकती है। तो भारत में फसल ऋतुओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? वेरी वेरी मोस्ट। हम लोग यहाँ खरीफ की फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती है ये पूछा जा सकता है। खरीफ की फसलें कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है। ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता कब बोई जाती, काटी जाती, लेकिन खरीफ की फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसलों को गिना जाता है वो दो फसलें पूछ लेता है कभी कभी बच्चों से कि खरीफ की फसलों के दो नाम, दो खरीफ की फसलों के दो उदाहरण बताइए, रबी की फसलों के दो उदाहरण बताइए, या जायद की फसलों के दो उदाहरण बताइए। हमारे देश में उत्तरी भारत तथा अधिकांश भागों में तीन प्रमुख फसलें ली जा सकती है, जैसे कि खरीफ, रबी और जायद के नाम से जानी जा सकती है। खरीफ की फसलें अधिकतर दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ बोई जाती है। ये खरीफ की फसलें हैं, यूँ कहते हैं भारत में ये दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी ये दक्षिणी और ये पश्चिमी मानसून अर्थात अरब सागर या बंगाल की खाड़ी, खाड़ी अर्थात दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगमन के साथ ही मूल रूप से ये खरीफ की फसलें बोई जाती हैं, जिसमें उष्णकटिबंधीय फसलें शामिल है, जैसे चावल है, कपास है, जूट है, ज्वार है, बाजरा है, अरहर है। रबी की ऋतुओं के अंतर्गत अक्टूबर नवंबर के शरद ऋतु में आरंभ होने के मार्च अप्रैल तक इनको काट लिया जाता है, समाप्त हो जाती है। इस समय तक तापमान शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय जो फसलें हैं उनको तैयार किया जाता है, जिसके अंतर्गत गेहूं, चना, सरसों आदि की बुआई की जाती है। जायद एक अल्पकालिक फसल मानी जाती है। ग्रीष्मकाल के अंतर्गत गर्मी के दिनों में ग्रीष्मकाल के अंतर्गत तैयार की जाती है, अर्थात इसकी कटाई के बाद रबी की ऋतु जैसे ही समाप्त होती है इधर जायद की फसलें आरंभ हो जाती है। इस ऋतु में तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, तरबूज, ये जायद की फसलों के अंतर्गत तरबूज है, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, खीरा, ये सभी फसलें इसके अंतर्गत शामिल कर दी जाती है। यूँ कहते हैं कि फसलों की कृषि के अंतर्गत जो भूमि का उपयोग किया जाता है ये अलग अलग पृथक फसलों में और पृथक देशों के अंतर्गत अलग अलग आंकड़े पाए जा सकते हैं। हम आगे जो देखेंगे वो देखेंगे कृषि के प्रकार। यहाँ तक आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट लो, वरना आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि आप लोगों को हस्तलिखित ऐसे नोट्स चाहिए क्या, तो हम आप लोगों को नोट्स अवेलेबल करवा देंगे। और जैसे ही पेपरों के दिन आएंगे उनको पढ़ने के बाद में उन लेसनों की बात करेंगे, जैसे लेसन नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी होंगे उनके अंतर्गत जो पेपर में आने के लायक मुख्य तथ्य होंगे मात्र उन्हीं को फोकस किया जाएगा। क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ऐसी क्लास भी चाहिए क्या। दारिए कृषि के प्रकार देखने वाले हैं। पहले हमने फसल ऋतुएं देखी थी 3 वर्गों के अंतर्गत। अब यूँ कहते हैं कि कृषि के जो प्रकार है वो अलग अलग आधारों पर अलग अलग प्रकार की कृषि हो सकती है, जैसे कि आर्द्रता के मुख्य उपलब्ध स्रोत के आधार पर, यानी कि जो कृषि के प्रकार हैं
हम ये स्रोत के आधार पर कृषि को अलग भागों में बांट सकते हैं। अलग अलग भागों में हम लोग बांट सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले यूँ कहें बात कि आर्द्रता के आधार पर या आर्द्रता की उपलब्धता के आधार पर कृषि को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। जैसे कि आर्द्रता के आधार पर, एक एक चीज समझनी है आप लोगों को। आर्द्रता के आधार पर, किसके आधार पर? आर्द्रता के आधार पर कृषि के प्रकार। आर्द्रता के आधार पर कृषि के प्रकार। सबसे पहले ये समझना है कि आर्द्रता होती क्या है। आर्द्रता होती क्या है? आर्द्रता ये कहते हैं कि हवा में पाई जाने वाली नमी को भी आर्द्रता कहते हैं, और मिट्टी के अंतर्गत जो नमी पाई जाती है उसे भी आर्द्रता कहते हैं। पहले तो ये बीमारी समझो आप लोग कि आर्द्रता है क्या। मिट्टी में पाई जाने वाली नमी को आर्द्रता कहते हैं। मिट्टी में पाई जाने वाली नमी को आर्द्रता कहते हैं। और आर्द्रता के आधार पर भारतीय कृषि को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक कृषि का प्रकार है सिंचित कृषि। बोलो कौन सी कृषि? सिंचित कृषि। और अगला जो प्रकार देखेंगे वर्षा निर्भर कृषि। ये कृषि के प्रकार। स्रोतों के आधार पर अलग अलग प्रकार की कृषि हो सकती है। किसके आधार पर? स्रोतों के आधार पर। बस ये इतना याद रखना है। फिर आगे देखेंगे कि आर्द्रता के आधार पर कृषि भूमि को या कृषि को कितने भागों में बांटा गया है? बोलो, दो भागों के। पहली कौन सी है? सिंचित कृषि। फिर अगली कौन सी है? वर्षा निर्भर कृषि। आगे देखेंगे हम। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। देखिए, प्रकार के अंतर्गत हम लोग आर्द्रता के आधार पर कृषि के प्रकार देखेंगे कि आर्द्रता के आधार पर कृषि कितने प्रकार की हो सकती है। पहली जो कृषि है सिंचित कृषि। फिर आगे देखेंगे वर्षा निर्भर कृषि। वर्षा निर्भर कृषि, यहां हम लोग देख सकते हैं वर्षा निर्भर कृषि को बारानी कृषि भी कहते हैं। उसे बारानी कृषि भी कहा जा सकता है। सिंचित कृषि में, कौन सी कृषि में? सिंचित कृषि में सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर अंतर किया जा सकता है कि जो सिंचित कृषि है, इस सिंचित कृषि को भी दो वर्गों में बांटा जा सकता है। कैसे? नोट याद रखना। सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर, सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर ये जो सिंचित कृषि है इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो जो कृषि रहेगी वो रक्षित सिंचाई कृषि, रक्षित सिंचाई कृषि, रक्षित सिंचाई कृषि। और हम आगे देख सकते हैं कि रक्षित सिंचाई कृषि तथा उत्पादक सिंचाई कृषि। उत्पादक सिंचाई कृषि समझना है। कृषि के प्रकार, आर्द्रता के आधार पर कितने प्रकार की? दो प्रकार। पहली कौन सी? सिंचित कृषि। दूसरी कौन सी? वर्षा निर्भर कृषि। फिर वो कहते हैं कि सिंचाई में, सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर सिंचाई कृषि कितने प्रकार की? कि दो प्रकार की। पहली कौन सी? कि रक्षित। दूसरी कौन सी? कि उत्पादक कृषि। उत्पादक कृषि
किसे कहते हैं? सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर। अब एक तो कृषि फसलों के अंतर्गत सिंचाई इसलिए की जाती है कि ताकि पेड़ सूखे नहीं, ताकि पेड़ फसल सूखे नहीं, सूखने से बचाने हेतु, सूखने से बचाने हेतु जिस कृषि में सिंचाई की जाती है वो रक्षित सिंचाई कृषि कहलाती है, कि मात्र रक्षा करनी है पेड़ पौधों की, उत्पादन नहीं बढ़ाना। यदि उत्पादन को बढ़ाने के लिए बार बार सिंचाई की जाती है तो उसे उत्पादक सिंचाई कृषि के नाम से जाना जाता है। आगे देख लेते हैं, रक्षित सिंचाई कृषि तथा उत्पादक सिंचाई कृषि। रक्षित सिंचाई कृषि का मुख्य उद्देश्य है आर्द्रता की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाने के लिए। तो ये तो क्यों की जाती है? फसलों को नष्ट होने से बचाने हेतु। और जो उत्पादक कृषि है, अतिरिक्त जल की कमी के द्वारा सिंचाई, जिसका अभिप्राय ये है कि वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को सिंचाई के द्वारा पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार की सिंचाई का उद्देश्य अधिकतम क्षेत्रों को पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध करवाना है और उद्देश्य फसल उत्पादन में अधिक से अधिक फसलों को प्राप्त करना है। उत्पादक सिंचाई में जल निवेश की मात्रा रक्षित सिंचाई की अपेक्षा अधिक होती है। यहाँ सिंचाई में पानी ज्यादा आवश्यकता होती है, यहाँ पानी की कम आवश्यकता होती है। वर्षा निर्भर जो कृषि है इसे ऋतु के अंतर्गत उपलब्धता के आधार पर या उपलब्ध मात्रा के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। यानी कि वर्षा निर्भर जो कृषि है इसे दो भागों में, वर्षा निर्भर कृषि को भी आर्द्रता के आधार पर, किसके आधार पर? कृषि ऋतुओं में उपलब्ध आर्द्रता के आधार पर दो भागों में वर्षा निर्भर कृषि को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है शुष्क भूमि कृषि, शुष्क भूमि कृषि, और दूसरा जो भाग माना जा सकता है आर्द्र भूमि कृषि। भूमि कृषि ये भी दो प्रकार की कृषि मानी जा सकती है। देखिए, भारत में शुष्क भूमि कृषि उन क्षेत्रों में सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत ये वहां की जाती है जहां वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। जहां जो वर्षा है वो वर्षा 75 सेंटीमीटर से यदि कम होगी तो वहां शुष्क कृषि की जा सकती है। इस कृषि के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से रागी, बाजरा, मूंग, चना, रागी, बाजरा, मूंग ऐसी फसलों को बोया जा सकता है। यदि हम आर्द्र कृषि की यदि बात करें तो यूँ कह सकते हैं कि जहाँ 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों के अंतर्गत आर्द्र भूमि कृषि की जा सकती है। चावल, जूट, गन्ना ऐसी फसलें बोई जाती है। चावल, जूट, गन्ना ऐसी फसलें बोई जा सकती है। अर्थात कृषि के जो प्रकार देख रहे हैं, आर्द्रता के आधार पर सिंचित कृषि और वर्षा निर्भर कृषि से बारहमाही कृषि भी कहते हैं। और सिंचित कृषि कितने प्रकार की? बोलो, 2 प्रकार की। वर्षा निर्भर कितने प्रकार की? ये भी 2 प्रकार की। आर्द्रता के आधार पर और ये सिंचाई के उद्देश्यों के आधार पर। ये रक्षित सिंचाई और उत्पादक सिंचाई ये उत्पादन बढ़ाने के लिए की जाती है। उत्पादन बढ़ाने के लिए की जा सकती है। और ये जो वर्षा निर्भर कृषि है, शुष्क भूमि कृषि उन क्षेत्रों में जहाँ 75 सेंटीमीटर से अधिक कम वर्षा होती है वहाँ शुष्क भूमि कृषि रागी, बाजरा, मूंग बोया जाता है। आर्द्र भूमि कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और चावल, जूट और गन्ना ऐसी फसलों की कृषि की जा सकती है। आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे खाद्यान्न फसलें। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो देखेंगे खाद्यान्न फसलें। स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ तक।
चीजों को समझेंगे। देखिए खाद्यान्न, खाद्यान्न फसलें, ये लो फसलें, अनाज, अनाज के बाद हम लोग देखेंगे दालें, रेशेदार फसलें, रेशेदार फसलें, तिलहन फसलें, तिलहन फसलें, व्यापारिक फसलें, व्यापारिक फसलें, ये समझना होगा। खाद्यान्न फसलें किसे कहते हैं, अनाज किसे कहते हैं, दालें किसे कहते हैं, और भी देखेंगे मोटा अनाज किसे कहते हैं, मोटा अनाज, अनाज, ये चीजें पहले हमें समझनी होगी। आगे हम लोग फसलों को देखेंगे। फिर देखिए यहाँ खाद्यान्न किसे कहते हैं, पहले अनाजों को देखेंगे। जैसे चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, ये सब अनाज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनाज। मूंग, उड़द, अरहर, सब दलहन फसलें कहलाती है, जिनसे दाल प्राप्त की जाती है। जैसे कि भारत में निकलने वाली सबसे ज्यादा दाल चने की दाल, चने की दाल, मूंग, उड़द, मसूर, काफी सारी रेशेदार फसलें जैसे कपास, जूट, जिनसे रेशा प्राप्त किया जाता है, रेशेदार फसलें, तिलहन फसलें जिनसे तेल निकाला जाता है, सोयाबीन, तिल्ली, सरसों। खाद्यान्न, जब अनाज को दालों के साथ शामिल किया जाता है, खाद्यान्न फसलें जो खाद्य योग्य होती है, नहीं ऐसे नहीं है। खाद्यान्न फसलें किन्हें कहा जाता है, जब अनाजों को दालों के साथ शामिल किया जाता है तो उन्हें खाद्यान्न कहते हैं। अनाज चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, ये सब इत्यादि अनाज कहलाते हैं। दालें मूंग, मसूर, उड़द, चने की दाल, मसूर की दाल, ये दालें, ये शाकाहारी भोजन में, हारी भोजन में सर्वाधिक प्रोटीन उपलब्ध करवाने वाली फसलें मानी जाती है। रेशेदार फसलें कपास और जूट, जिनसे रेशा प्राप्त किया जाता है। तिलहन फसलें सोयाबीन, तिल्ली, सरसों, जिनका तेल निकाला जाता है, तिलहन फसलें। जिनसे रेशा प्राप्त किया जाता है, रेशेदार फसलें। दालें प्राप्त की जाती है, दलहन फसलें। अनाज ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, ये सब अनाज कहलाते हैं। अनाज भी दो प्रकार के हो सकते हैं, व्यापारिक अनाज अलग हो सकते हैं, जैसे कि शुद्ध अनाज या पवित्र अनाज, गेहूं और पवित्र अनाज। पवित्र अनाज, अपवित्र अनाज किसे कहते हैं, पवित्र अनाज उसे कहते हैं जब पूजा प्रतिष्ठा में जिस अनाज को काम में लिया जाता है, जैसे कि गेहूं और चावल। गेहूं और चावल ये पवित्र अनाज माने जा सकते हैं। और खाद्यान्न किसे कहते हैं, जिसे हम खाते हैं उसे खाद्यान्न नहीं कहते। बच्चा यही लिखता है, ये गलती नहीं करनी। खाद्यान्न, जब अनाजों को दालों के साथ शामिल किया जाता है तो उसे खाद्यान्न कहते हैं। गेहूं को सूखा ही नहीं खा जाते हैं, पहले गेहूं की रोटी बनती है, चपाती बनती है, चपाती बनने के बाद में दाल की सब्जी बनती है, फिर दोनों को चूर के खाते हैं। फिर डायरेक्टली इसे खा के काम चल जाता है, नहीं। ऐसे अनाजों के साथ जब दालों को शामिल किया जाता है तो खाद्यान्न फसलें। आगे देखेंगे व्यापारिक फसलें, जिन फसलों को व्यापारिक दृष्टिकोण से बोया जाता है, जैसे गन्ना है, चाय है, कॉफी है, ये व्यापारिक फसलें मानी जा सकती। पेय फसलें भी है भाई, पेय फसलें जिनका उपयोग हम पेय पदार्थ के रूप में करते हैं, जैसे कि चाय, कॉफी, ये पेय फसलें मानी जा सकती। मोटा अनाज किसे कहते हैं, मोटा अनाज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखिए मोटा अनाज किसे कहते हैं, जिसकी चपाती मोटी बनती है, बोले तो मोटी रोटी बनती है, उसे मोटा अनाज कहा जाता है। आगे हम लोग जो देखने वाले हैं
वो अलग अलग इन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। नमस्कार, धन्यवाद।